8. अरे ये दूल्हे के हाथ में प्लास्टर क्यों चढ़ा हुआ है? क्या राशि किसी टूने से शादी कर रही है? अरे नहीं, ये लड़का अभी 2 दिन पहले तो सही था, फिर घोड़ी पर चढ़ते ही इसने प्लास्टर चढ़ा लिया क्या? शहर के मशहूर राजघराने के सांसद फतेह सिंह की बेटी राशि की बारात घर के सामने थी, लेकिन घोड़ी पर बैठे दूल्हे को देखते ही सब तरह तरह की बातें करने लगे। राशि जो बालकनी में खड़ी होकर बड़ी बेसब्री से दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वो ये सब देखते ही हैरान रह गई। लेकिन तभी अचानक ही बारात थोड़ी दूर पर रुक गई और दूल्हे को करीब 50 लोगों ने बंदूकों से घेर लिया। जो बाराती के ही कपड़ों में थे। तभी उनमें से एक बोला, चल 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 अब नीचे उतर और अब यहाँ से वापस जा। दुल्हनिया तो हमारे करण बाबू ही लेकर जाएंगे। ये सुनते ही दूल्हे के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए बोला, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। मेरी शादी है ये। कौन है आप लोग और आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन तभी भीड़ के बीच से करण ने उसे घूरते हुए देखा। दूल्हा डर के मारे घोड़ी से नीचे उतरा और अपनी शेरवानी उतारकर करण को दे दी। उसके चेहरे पर इस वक्त ऐसा डर था जैसे उसने जरा सी भी देर की तो वहां मौजूद बारात के लोग उसे जान से मार देंगे। अगले ही पल उसने अपने आसपास देखा और वहां से भागता चला गया। वहां मौजूद भीड़ उसे देखकर हंसने लगी। इधर करण ने दूल्हे की ड्रेस को पहना और फिर बैंड वालों को बजाने का इशारा किया। बजाओ बे। अगर तुम्हारे हाथ रुके तो मैं अपने तरीके से बजाऊंगा। बारात फिर से पूरे गाजे बाजे के साथ फतेह सिंह के घर की तरफ बढ़ने लगी और ये सब देखकर घर की दुल्हन राशि के साथ ही फतेह सिंह का भी चेहरा गुस्से से जलने लगा। आखिर ये लड़का है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? देखते ही देखते फतेह सिंह के घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। तभी फतेह सिंह ने अपनी बंदूक उठाई और बारात के सामने आकर गरजते हुए बोले, अगर एक कदम भी यहाँ से आगे बढ़ाया तो तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। कौन हो तुम लोग? करण जो कि दूल्हा बना घोड़ी पर बैठा था, ये सब सुनते ही उसकी आंखों में एक गुस्से की आग चमक उठी। लेकिन अगले ही पल वो शांत हुआ और मुस्कुराते हुए उसने तेज आवाज में कहा, गोली चलाने से पहले अपने चारों तरफ देख लो फतेह। तुम्हारा पूरा घर हमारे कब्जे में है और सिक्योरिटी भी बेहोश है। अगर तुमने कोई गलती की तो इस पूरे घर और मोहल्ले को शमशान बनते देर नहीं लगेगी। फतेह सिंह ने नजर उठाकर देखा तो सच में घर के अंदर करण के आदमी फैल चुके थे और सबको अपने कब्जे में ले लिया था। फतेह सिंह ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और घर के अंदर की तरफ भागे। इधर करण घोड़ी से नीचे उतरा और राशि के कमरे की तरफ जाने लगा। वो जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो सामने एक औरत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, माफ करना, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। आपके अपमान का बदला लेना मैं भूला नहीं हूं माँ। उस औरत ने करण को बिल्कुल भी नहीं पहचाना, मगर करण के होने के एहसास से वो अपने आसपास देखने लगी। इधर करण ये सब कहते हुए राशि के कमरे में पहुंच गया। वो राशि का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ, आज मैं बताता हूं कि इस गलती का अंजाम क्या होता है। लेकिन तभी राशि ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। How dare you touch me? तुम जैसे 2 कौड़ी के जाहिल गुंडे से मैं डरने वाली नहीं हूँ। कौन हो तुम और क्या किया है उस दूल्हे के साथ? इससे पहले कि राशि आगे कुछ कहती, करण ने भी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया जिससे राशि चीख पड़ी। फिर वो उसके बाल पकड़कर गुस्से में बोला, मेरे प्यार को कमजोर मत समझना। इन आंखों में तुझे वो आग महसूस होनी चाहिए जो मैंने झेली है। अगले ही पल करण ने उसे कंधे पर उठा लिया और बाहर भागता चला गया। बाहर फतेह सिंह ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। आखिर कौन हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो ये सब?
छोड़ दो मेरी बेटी को, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना था कर चुके मिस्टर फतेह। अब मैं जो करूंगा वो दुनिया देखेगी। गुड बाय। इतना कहते हुए करण राशि को लेकर वहां से अपने आदमियों के साथ चला गया। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, क्योंकि वो रास्ते में बेहोश हो चुकी थी। जब कुछ देर बाद राशि ने अपनी आंखें खोली तो खुद को बड़े ही आलीशान घर में पाया। ये कहाँ हूँ मैं? कोई है? कोई है यहाँ? मेरे सामने आओ, कौन हो तुम? राशि ये सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसे करण नजर आया। करण के चेहरे पर इस वक्त एक स्माइल थी। करण ने उसके सामने कुछ कपड़े फेंके जिसमें अंडरगारमेंट्स भी थे। ये देखकर राशि चौंक पड़ी। ये सब क्या है? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, इसे पहन लो। मैं ये हरगिज नहीं पहनने वाली, और तुम जैसे लड़के के दिए कपड़े मैं पहनूं? अभी मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए, मुझे घर जाना है। सोच लो, अगर तुमने इसे नहीं पहना तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा, और मेरा वादा है कि तब तुम्हें मजा भी बहुत आएगा। करण के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही राशि डर गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखने लगे। फिर करण उसके पास आया और शांत आवाज में बोला, ये सब कुछ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार तुम भी हो राशि। मुझे ऐसा बनाने के पीछे तुम लोगों का ही हाथ है, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतना सुनते ही राशि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो करण को देखकर अजीब तरह से स्माइल करने लगी। फिर उसने किसी घायल शेरनी की तरह कहा, प्यार माय फुट, वो भी तुमसे? तुम समझते क्या हो अपने आप को, और हो कौन तुम? मैंने तो तुम्हें अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। ये कपड़े तुम मुझे इसे पहनाना चाहते हो ना? एक मिनट रुको। इतना कहते हुए राशि ने अपने आसपास कुछ तलाश करना शुरू किया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक लाइटर पर पड़ी। उसने वो लाइटर उठाया और उन कपड़ों में आग लगा दी। ये है तुम जैसे जाहिल और दो कौड़ी के लोगों की औकात। इसी तरह मैं तुम्हें भी जला दूंगी। ये सब देखकर अब करण का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो राशि के पास आया और जोर से उसके बाल पकड़कर खींचा। फिर गुस्से से आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हें मैं तुम्हारे एक ही कपड़े खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। रेडी रहना आज रात, और हाँ, भागने की सोचना भी मत, वरना मेरे आदमी गोली मारने से पहले मुझसे परमिशन नहीं लेंगे। इतना कहकर करण ने उसे एक झटके से बिस्तर पर फेंक दिया और वहां से बाहर चला गया। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। राशि को लाख दिमाग खपाने पर भी समझ नहीं आ रहा था कि करण उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि जब तक वो इस घर के अंदर कैद है, करण की सच्चाई पता लगा कर ही रहेगी। शाम होने को आई थी और इसका फायदा उठाकर राशि धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगी। उस बड़े से आलीशान घर में कोई नहीं था, लेकिन बाहर आदमी गन लिए खड़े थे। तभी उसकी नजर एक कोने में अंधेरे कमरे पर पड़ी, जिसके बाहर लॉक लगा था और उस पर लिखा था, इस कमरे को खोलने वाले को मौत के सिवा कुछ और नसीब नहीं होगा। कमाल है, ये क्या लिखा है इसके दरवाजे पर, और ये इतना अजीब क्यों है? राशि धीरे धीरे अब उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसने आसपास देखा और पास में रखा एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। राशि ने लॉक पर पत्थर से वार करना शुरू किया। जब लॉक टूट गया, उसने दरवाजा धीरे से खोला और सामने जो देखा उसके होश उड़ गए। नहीं, 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 ये कैसे हो सकता है? राशि के सामने बचपन की एक तस्वीर थी जिसमें करण उसके साथ था। उसकी आंखों में हैरानी थी। तभी उसने महसूस किया कि करण उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। राशि की आंखों के सामने जो मंजर था, उसे देखकर वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उस अंधेरे कमरे में सामने एक ऐसी तस्वीर थी जिसमें राशि करण के साथ थी।
तभी उसके पीछे करण आकर खड़ा हो गया, जिसके बारे में राशि को पता नहीं चला। ये तो मेरी बचपन की तस्वीर है और साथ में तो करण है जो मेरे बचपन का दोस्त था। मगर ये तस्वीर इस लड़के के पास क्या कर रही है? राशि ये सोच ही रही थी, तभी करण ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए बाहर लाया। राशि अचानक ही उसे वहां देखकर एकदम से हैरान हो गई। तुम हो कौन? और ये मेरी और करण की तस्वीर तुम्हारे पास क्या कर रही है? जवाब, अब से तुम इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश नहीं करोगी, और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना होगा। करण ये कहते हुए कमरे से बाहर निकला ही था कि तभी घर का एक नौकर शीनू उसके सामने आते हुए बोला, भैया आपने जो मैडम के लिए कपड़े मंगाए थे वो आ चुके हैं। शीनू की बात सुनकर राशि चौंक गई, लेकिन करण के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो राशि को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, ओह, तो आ गए कपड़े, लाकर मुझे दो। शीनू ने करण के हाथ में कपड़े का एक बैग पकड़ाया और कमरे से बाहर चला गया। इधर शीनू के जाते ही करण ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिसे देखकर राशि मन ही मन घबरा गई। ये दरवाजा तुमने क्यों बंद किया है? करण उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर ही उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तुम क्या कर रहे हो? तभी करण ने बैग से कुछ कपड़े निकाले, जिसमें लेडीज अंडरगारमेंट्स भी थे। मैंने कहा था ना कि अगर तुमने खुद से कपड़े नहीं पहने तो मैं अपने हाथों से इसे पहनाऊंगा, और अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। राशि उसकी बात सुनकर चीखते हुए बोली, तुम होते कौन हो मेरे साथ ये सब करने वाले? देखो, अगर तुमने मुझे हाथ पे लगाया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राशि की बात सुनकर करण के हाथ जहां के तहां रुक गए। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, पर मुझे भी तो अपना काम पूरा करना है ना, तुम क्या कर लोगी, आई डोंट केयर। ये कहते हुए करण राशि के पास पहुंचा और उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। तभी राशि ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, ओके फाइन, मैं खुद ही ये कपड़े पहन लूंगी, तुम अभी रूम से बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही करण के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। वो चुपचाप अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। राशि ने कुछ देर में उसके दिए कपड़े पहने। वो जीन्स और टॉप था, जिसे पहनने के बाद राशि बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब उसने खुद को रेडी कर लिया तो सोचने लगी, आखिर कब तक मैं इसके घर में कैद रहूंगी? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, लेकिन कैसे? राशि ये सोचते हुए अपना दिमाग चलाने लगी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, लेकिन उस कमरे में क्या है जिसके अंदर मेरी और करण की फोटो लगी थी? कहीं यही तो करण नहीं? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे उस कमरे तक पहुंचना ही होगा। तभी राशि सोचने लगी, इस लड़के का तो मुझे नाम भी नहीं पता, कहीं यही तो करण नहीं जिसकी फोटो वहाँ थी? लेकिन मेरा करण ऐसा नहीं हो सकता। राशि ने बाहर निकलकर अपने आसपास देखा तो अभी वहां पर कोई नहीं था। बाहर गेट पर कुछ आदमी हाथ में गन लिए पहरा दे रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर राशि धीरे धीरे सीक्रेट कमरे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे करण ने देख लिया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। करण को वहां देखते ही जैसे राशि के दिल की धड़कन ही रुक गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही करण ने उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा दी। ओहो, भागने की फिराक में हो? अब क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मैं शार लेने जा रहा था, लगता है अब तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखना होगा। चलो मेरे साथ। ये कहते हुए करण राशि को बाथरूम के अंदर पिलर से बांध दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? मगर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी राशि ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हें नहाते हुए देखने का कोई शौक नहीं है। तुमने ही मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अगर बुरा लग रहा है तो अपनी आंखें बंद कर लो। करण वॉशरूम के अंदर राशि के सामने ही अपने कपड़े उतारकर शावर लेने लगा। राशि ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। इधर करण अपने काम में बिजी हो गया। राशि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जब उसने करण की बॉडी को देखा तो इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाई, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसे देखकर अट्रैक्ट होने लगी थी। उसने एक बेचैनी भरी निगाह करण के ऊपर डाली। तभी करण ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। क्या बात है, लगता है शादी से पहले हमें पूरी तरह देख लेने का इरादा है मैडम का। उसकी बात सुनकर राशि ने गुस्से में कहा, शादी, वो भी तुम्हारे जैसे जाहिल से? तुम्हें देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए राशि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया
इस दौरान करण ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। फिर उसने एक मास्क पहना जिसे वो नहाने से पहले निकाल चुका था। राशि को इसकी भनक नहीं लगी थी। उसने मास्क पहना। कुछ देर के बाद करण उसकी हथकड़ी खोलते हुए बोला, तुम्हारे किए की सजा कंप्लीट हुई। अगर फिर से ऐसी हरकत की तो इस बार मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। अब जाओ अपने कमरे में। राशि वहां से अपने पैर पटकते हुए कमरे के अंदर चली गई। कुछ देर के बाद रात हो चुकी थी। करण ने नौकर शिनू से खाना लगाने को कहा और राशि के कमरे में पहुंचा। डिनर लग चुका है। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, इसलिए अब मुझे कोई नई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तुम डिनर करके सो जाओ। और हाँ, तुम इस घर से तभी जाओगी जब मैं चाहूंगा। ये बात दिमाग में बैठा लो। करण की बात सुनकर राशि जोर जोर से हंसने लगी। फिर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, तुम जैसा गुंडा भी ऑफिस जाता है क्या? मुझे लगा तुम सिर्फ लड़कियां उठाने का काम करते हो। वैसे कौन सी जॉब करते हो तुम? राशि ने जैसे ही इतना कहा तो करण ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक मास्क निकल कर आ गया। ये देखकर राशि एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि मास्क के अंदर एक बेहद ही हैंडसम और चार्मिंग सा चेहरा था। राशि ने उसे घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम करण है राशि, तुम्हारे बचपन का दोस्त। और हाँ, मैं जॉब नहीं करता, बल्कि मेरी खुद की कंपनी है। तुम्हें यही लग रहा था ना कि मैं ये सब करने के बाद कैसे आज़ाद घूम पाऊंगा। अब तुम्हारे पापा और पुलिस सब इस मास्क वाले चेहरे को ढूंढेंगे, जो आज के बाद उन्हें कभी नहीं मिलेगा। करण ने इतना कहकर एक लाइटर उठाया और उस मास्क में आग लगा दी। राशि के चेहरे पर सारे जहां की हैरानी थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ चुके थे। करण, क्या तुम वही करण हो? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है। आखिर क्यों बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी? मगर उसके किसी सवाल का जवाब देने के बजाय करण वहां से जा चुका था। राशि को करण की सच्चाई जानकर एक झटका सा लगा था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि ये वही करण है जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। दरअसल राशि का परिवार एक राजघराने से ताल्लुक रखता था और करण की माँ राशि की देखभाल करने का काम करती थी। क्योंकि राशि के माँ पापा बाहर के काम में बिजी रहते थे, राशि की माँ लालची किस्म की थी और वो अपने ही पति के पैसे हड़पने में लगी रहती थी। उधर राशि का बाप फतेह सिंह भी अय्याश किस्म का था और फिर धीरे धीरे इसी अय्याशी में उसने सब कुछ गंवाना शुरू कर दिया। जब सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था तो फतेह सिंह ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और सांसद बन गए थे। राशि बचपन में 8 साल की थी और करण 10 साल का। जब करण उससे अलग हुआ, वो उसके साथ काफी सेफ फील करती थी, लेकिन बस एक घटना ने उन दोनों को जुदा कर दिया था। करण, अगर तुम वही करण हो तो मुझे माफ कर देना। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं मजबूर थी। राशि बीते दिनों को याद करने लगी जब वो करण के साथ खेला करती थी और करण उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता था। रात के ठीक 12 बजे राशि अपने बेड से उठी और फिर करण के कमरे में देखा तो वो सो रहा था। राशि ने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और सीक्रेट कमरे में घुस गई। यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? वो अपने चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे फील हुआ कि उसके पैर से कुछ टकराया है। वो एक डायरी थी जिसे राशि ने अपने हाथ में उठा लिया और जल्दी से बाहर आ गई। बाहर आती ही वो उस डायरी को देखकर बोली, ये तो वही डायरी है जो करण बचपन में लिखा करता था। शायद इसे पढ़कर मुझे कोई क्लू मिल जाए। ये कहते हुए राशि अपने कमरे के अंदर चली गई और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसने डायरी का एक एक पन्ना पलटना शुरू किया। उसके अंदर लिखा था, आज मेरी आंखों के सामने वो हुआ जिसे कोई भी लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकता और जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो लड़की, उसने भी ये सब होते हुए देखा। वो चाहती तो इसे रोक सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मगर नफरत भी। इतना पढ़ते ही राशि की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी बंद करते हुए खुद से कहा,
इससे ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में करण, पर फिर भी मैं सच को जाने बगैर नहीं रहूंगी। राशि ने डायरी दोबारा से खोली, लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर कुछ आहट हुई। उसने झट से डायरी बेड के नीचे छुपा दी और सोने लगी। जल्दी वो नींद में आ चुकी थी। करण ऑफिस जाने के लिए रेडी हुआ और बाहर जाकर अपनी कार में बैठा ही था कि तभी पीछे से किसी ने उसकी कनपट्टी पर गन सटा दी। ये कोई और नहीं बल्कि शहर का जाना माना और पावरफुल गुंडा दारा था, जिसके साथ करण कभी काम करता था, मगर अब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। काफी खुश लग रहे हो करण। तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन दारा कभी अपने दुश्मन को नहीं भूलता। ये आवाज सुनते ही करण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो बिना डरे हुए पीछे मुड़ा और दारा की तरफ देखकर बोला, ओ दारा उस्ताद, आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपने मुझे नई जिंदगी दी है। और उसी जिंदगी देने वाले को तुमने मिट्टी में मिला दिया, उसका सब कुछ छीन लिया। करण, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दारा के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही करण तेज आवाज में बोला, ओ मिस्टर दारा, भले ही आप मेरे गुरु रहे हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब मैं आपसे मिला अनाथ की तरह था, तो मेरी लाइफ के कुछ टारगेट्स थे और आपने उसी सपने को मुझसे छीनने की कोशिश की। तो फिर ये सब तो होना ही था। अगर मेरे वो सभी टारगेट ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं इस लाइफ का करूंगा क्या? ये कहते ही करण ने एक झटके से उसके हाथ से गन ले ली, फिर गुस्से से बोला, मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त आपको जान से मार सकता हूं, लेकिन कभी आपने मुझे जिंदगी दी थी, आज मैं वही आपको वापस कर रहा हूं। चुपचाप यहां से चले जाइए। करण का गुस्सा देखकर दारा अंदर ही अंदर काफी डर गया। वो जानता था कि करण जो कह रहा है उसे करने में जरा भी देर नहीं करेगा। दारा चुपचाप कार से बाहर निकला, फिर वहां से चला गया। करण बचपन में दारा को अनाथ मिला था और फिर दारा ने उसे अपने ड्रग्स के धंधे में लगा लिया। धीरे धीरे उनके बीच सब कुछ सही होने लगा और दारा का बिजनेस भी आगे बढ़ने लगा। फिर दारा को पता चला कि करण फतेह सिंह का दुश्मन है, राशि को प्यार भी करता है और उसी के लिए सब कुछ कर रहा है। तो फिर उसने करण को रास्ते से हटाने की सोची, लेकिन करण को पहले से पता था कि दारा कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए करण पहले से इन सब के लिए रेडी था। उसने दारा का सारा बिजनेस अपने कंट्रोल में ले लिया और दारा को बाहर कर दिया। अब करण उन ड्रग्स को सिर्फ उन्हें सप्लाई करता था जहां से इसके जरिए मेडिसिन बनाई जाती थी। वो चाहता था कि इन ड्रग्स की वजह से अब किसी की लाइफ ना बर्बाद हो, इसलिए उसने इसे बेचने के लिए दूसरा रास्ता चुना था। बस वहीं से दारा और करण के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। बीती बातें याद करते हुए करण ने कार स्टार्ट की और लंबी सांस लेते हुए आगे बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ अब राशि घर में एकदम से अकेली थी। उसने बाहर देखा तो कुछ आदमी अभी भी गेट पर थे, लेकिन अब उसका जाने का मन नहीं था। करण, तुमसे भागने की मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ना वो गलत है। तभी वहां शीनू ने आकर कहा, मैडम, आपको कुछ चाहिए तो बता देना, मैं मार्केट जा रहा हूँ। एक कॉफी मिलेगी क्या? शीनू ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया, फिर किचन में कॉफी बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने राशि को कॉफी सर्व की और फिर मार्केट के लिए निकल गया। इधर राशि ने कॉफी पीते हुए उस डायरी को खोल लिया जो करण की थी। उसने अभी पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी खिड़की से देखा कि करण वापस आ चुका है। उफ, ये फिर से आ गया। राशि ने डायरी छुपा दी और बेड पर बैठी ही थी कि तभी करण ने अंदर आते हुए कहा, आई होप कि तुम्हें अब यहाँ से भागने का ख्याल नहीं आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो उसे दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। बी रेडी। करण के मुंह से शादी की बात सुनते ही राशि भड़कते हुए बोली, ये क्या बकवास है करण? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? और ये अचानक इस तरह शादी करने का क्या मतलब है? राशि की बात सुनकर करण मुस्कुराने लगा। वो धीरे से उसके पास आया, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। अब ये नहीं पता कि तुम करते हो या नहीं, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे
तुम मुझे चाहती तो हो पर बोलोगी नहीं। तुम्हारे चुप रहने की वजह से एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अब नहीं। ये कहते वक्त करण की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। इधर राशि ने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं तुमने कौन सी गलतफहमी पाल रखी है करण। मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ रोक देती। और जहाँ तक प्यार की बात है, तो मैं जिस करण को प्यार करती थी वो तुम हो ही नहीं, और मैं इस करण से शादी हरगिज नहीं करने वाली। ये कहते हुए राशि की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ करण राशि से शादी करने जा रहा था, तो वही दूसरी तरफ राशि के पापा फतेह सिंह ने अपनी पॉलिटिकल पावर से बवाल मचा दिया था। हर तरफ करण की तलाश जारी थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी पुलिस ना तो करण को ढूंढ पा रही थी और ना ही राशि को। इस वक्त फतेह सिंह फोन पर पुलिस ऑफिसर को फटकार लगा रहा था। देखो इंस्पेक्टर, 24 घंटे के अंदर मेरी बेटी नहीं मिली और वो हरामजादा पकड़ा नहीं गया तो मैं तुम सबकी वर्दी उतरवा दूंगा। जिस देश में एक एमपी की बेटी सेफ नहीं है, वहाँ आम जनता का क्या हाल होगा ये सोचकर डर लगता है। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, समझे? फतेह सिंह ने गुस्से में फोन रखा। तभी उसे एक नौकर ने दवाई देते हुए कहा, साहब ये बीपी की दवाई ले लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फतेह सिंह ने उससे दवा ली और खाने के बाद जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने कार से उतरकर आंखों पर काला चश्मा लगाए करण उसकी तरफ आ रहा था। तभी कुछ गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रुक जाओ। एक गार्ड ने करण का रास्ता रोककर पूछा, रुको, कौन हो, किससे मिलना है? लेकिन करण ने उसे हल्का सा धक्का दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी फतेह ने गार्ड को इशारे से कुछ करने से रोक दिया। अब करण फतेह की तरफ बढ़ता चला आ रहा था और फतेह सिंह के चेहरे पर एक हैरानी थी। वो उसे गौर से देखते हुए नौकर से बोला, ये लड़का कौन है और ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? फतेह सिंह ने करण के इस चेहरे को बिल्कुल भी नहीं देखा था, क्योंकि जब शादी में आया था तो वो किसी और के मास्क में था। अब तक करण फतेह सिंह के बेहद नजदीक आ चुका था। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और फतेह सिंह की आंखों में देखते हुए बोला, अब ये दवा खाने की आदत डाल लो फतेह सिंह, क्योंकि तुम्हें अब हर रोज ऐसे झटके मिलने वाले हैं। इतना कह के करण वहां पड़े सोफे पर बैठ गया। तभी फतेह सिंह गरजते हुए बोला, कौन हो तुम और मुझसे इस तरह बात करने का क्या मतलब? जवाब में करण ने अपने आसपास देखा। दूर ही उसकी बूढ़ी माँ खड़ी थी, जो उसी के घर में काम करती थी। करण का बाप भी फतेह सिंह के यहां पर नौकर था। फिलहाल करण के माँ बाप उसे नहीं पहचानते थे, क्योंकि करण बचपन में ही उनसे अलग हो गया था। करण ने फतेह सिंह की आंखों में देखते हुए कहा, बहुत बड़ा नेता है ना तू, एमपी है इस देश का। लेकिन मैं इस देश का बड़ा बिजनेसमैन हूं। जहां पर तू खड़ा है ना, उसके ऊपर तक मेरी पहुंच है फतेह सिंह। मैं कौन हूं ये तू कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुझे मैं रोड पर ले आऊंगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। फतेह सिंह ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा। अबे हरामजादे, तू मेरे ही घर में आकर मुझे धमकी दे रहा है। मैं चाहूँ तो तुझे अभी यहीं पर खत्म कर सकता हूँ, समझा? ये गलती करने की सोचना भी मत फतेह। तुझे क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो बिना कुछ सोचे समझे आ गया हूँगा? मैं तुझे ये बताने आया था कि तेरे सभी बिजनेस मेरे हवाले होने वाले हैं। अगर तू चाहे तो इसे खुद मेरे नाम कर सकता है, वरना अगले 24 घंटे के अंदर तू मेरी पावर देखेगा। इतना कह के करण अपनी जगह से उठा और बाहर जाने लगा। फतेह सिंह के आदमी उसकी तरफ बढ़े, लेकिन फतेह सिंह ने इशारों में उन्हें रोकते हुए कहा, पता करो कौन है ये लड़का और क्या चाहता है, क्यों इसे मेरे बिजनेस में इतनी दिलचस्पी है। फतेह सिंह के एक आदमी ने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया।
इधर फतेह सिंह ने अपनी पावर से पूरे स्टेट में भूचाल ला दिया था। उसके ऑर्डर पर हर तरफ पुलिस छापेमारी हो रही थी और जगह जगह चेकिंग लगी थी। सभी सुरक्षा एजेंसीज के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी करण कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चल पा रहा था। इधर दूसरी तरफ करण अपने घर के अंदर दाखिल होते ही अपने कमरे में पहुंचा और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर दूर खड़ी राशि खुद से बोली, किसी पागल कुत्ते ने इसे काट लिया है क्या? अचानक क्या हो गया इसे? राशि को कुछ समझ नहीं आया तो वो कमरे से बाहर चली गई और फिर करण ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, वक्त आ गया है दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू करने का। जैसा प्लान था वैसा ही करना। अगले 24 घंटे के अंदर मैं फतेह सिंह की कंपनी और उसका ऑफिस अपने कंट्रोल में चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। जितना पैसा और पावर चाहिए लगा दो। करण की बात सुनकर दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, अरे सर, काम हो जाएगा, आप रिलैक्स होकर तेल लगाइए। हाँ। करण ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया, फिर खुद हंसते हुए बोला, दुनिया की नजरों में मैं जो हूं अब बस वही बनकर रहना है। जिस करण को फतेह सिंह और कई स्टेट की पुलिस ढूंढ रही है वो अब नहीं दिखने वाला। करण आराम से टीवी ऑन करके देखने लगा। उसने तो अपने आदमी को 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन इधर फतेह सिंह के पास लगातार एक के बाद एक कॉल आने लगे। सर, हमारी कंपनी के सारे इन्वेस्टर अपना पैसा लेके भाग चुके हैं। सर, अब हमारी कंपनी दिवालिया हो चुकी है। हमारे शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। सर, सारे इन्वेस्टर किसी करण नाम के बिजनेसमैन के पास चले गए हैं और उन्हें अपने शेयर बेच दिए हैं। अगले कुछ ही घंटों में न्यूज टीवी पर चलने लगी। राजघराने से आने वाले मशहूर सांसद फतेह सिंह की कंपनी और उनके ऑफिस के कंपनी का सारा स्टेक अब उनके पास जा चुका है। इस कंपनी में फतेह सिंह की जितनी हिस्सेदारी थी वो बैंक के, और बैंक ने नीलामी में करण को उसे बेच दिया। ये न्यूज देखकर करण ठहाके लगाकर हंस रहा था। अरे बेचारा फतेह सिंह। और उधर फतेह सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है फतेह सिंह। अब जो आगे होने वाला है उसे तू देख नहीं पाएगा, मगर दुनिया जरूर तेरी हालत देखेगी। करण के कमरे में इस वक्त उसके पीछे राशि भी खड़ी थी, जो आंखों में आंसू लिए इस न्यूज को देख रही थी। वो करण पर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? मेरे पापा से आखिर तुम्हारी इतनी बड़ी दुश्मनी कब से हो गई जो उन्हें बर्बाद कर देना चाहते हो? राशि को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर करण उसके पास आकर बोला, यकीन नहीं होता कि तुम्हें अपनी पापा की गलतियां क्यों नहीं दिखती। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया? उन्होंने जो भी किया था, पर वो मेरे पापा है करण, और मैं इस तरह से उन्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। करण ने उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बचपन से लेकर अब तक जो भी सहा है उसका 1% भी तुम्हें अंदाजा होता तो तुम इस तरह नहीं बोलती। मुझे अंदाजा है करण, लेकिन उन्होंने गलत किया तो तुम क्यों अपनी अच्छाई भूल गए? तुम क्यों इंसान से हैवान बनते जा रहे हो? ये बिजनेस तुम्हारा ही है राशि, और इसे अब तुम ही संभालोगी। मैं इसे तुम्हारे नाम कर दूंगा, बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर मना किया तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। करण की बात सुनकर राशि सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी कि अगर करण उसके नाम ये बिजनेस कर सकता है तो वो वापस से अपने पापा को इसे लौटा सकती है। उसने सोचते हुए कहा, क्या तुम इसके बाद मेरे पापा के खिलाफ कुछ नहीं करोगे? तुम शादी करोगी या नहीं? राशि ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखने के बाद करण खुश होते हुए बोला, तो फिर ठीक है, शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। इतना कहते हुए करण वहां से बाहर निकल गया
अब वो जैसे किसी पागल की तरह हंसता जा रहा था। उसे देखकर उसका नौकर शीनू डर के मारे बाहर चला गया और करण अब धीरे धीरे चलते हुए अपने सीक्रेट कमरे के बाहर पहुंचा। बहुत दिनों से इंतजार किया है मैंने इस पल का। अब वो दिन आ चुका है जहां पर खेल मेरा होगा और खिलाड़ी भी मेरे। ये कहते हुए करण ने दरवाजा खोल दिया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। करण ने आगे बढ़ते हुए एक कोने में कोई स्विच दबाया तो पूरे कमरे में उजाला हो गया। अंदर दीवारों पर चारों तरफ राशि की बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर करण की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। फिर वो बोला, अब वक्त आ गया है राशि, तुमसे पुराना हिसाब बराबर करने का। करण की हंसी के ठहाके उस कमरे में गूंजने लगी। फिर कुछ देर के बाद उसने कहा, इस कमरे को मैं उस दिन आग लगा दूंगा जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। करण की आंखों में जैसे इस वक्त कोई नशा छाया हुआ था। उसने बाहर आकर अपने सभी नौकर को आवाज देते हुए कहा, शादी है मेरी राशि के साथ, तुम लोग भी तैयारियां शुरू कर दो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। करण के चेहरे की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो अगले ही पल घर से बाहर निकल गया। दिन भर उसने शादी की तैयारी की, कुछ कपड़े खरीदे और राशि के लिए शादी का जोड़ा लेकर आया। जब शाम को वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में शादी का जोड़ा देखते ही राशि बोली, क्या शादी इसी तरह से होगी? ना कोई पंडित, ना कोई मेहमान रिश्तेदार। करण ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं पंडित ही हूं राशि, और ये शादी सिर्फ हमारी है। मैं खुद अपनी शादी में मंत्र पढ़ूंगा, किसी भी बाहर वाले की मुझे जरूरत नहीं। राशि उसकी तरफ देखती रह गई। फिर करण उसके सामने शादी का जोड़ा फेंकते हुए बोला, ये लो, इसे पहन लो, आज और अभी हमारी शादी है। राशि की आंखों में आंसू थे। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि करण से उसे अपने पापा की कंपनी वापस चाहिए थी। उसने चुपचाप कपड़े उठाए और कमरे के अंदर चली गई। कुछ देर बाद करण रेडी हुआ और एक कमरे के अंदर हवन जलाने लगा। उसने और उसके नौकर ने चारों तरफ सारे इंतजाम कर दिए थे। फिर करण शीनू से बोला, राशि को लेकर आओ। शीनू हाँ में सर हिलाते हुए राशि के कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद राशि दुल्हन की ड्रेस में सजी हुई उसकी आंखों के सामने थी। उसे देखते ही जैसे करण के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि करण उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो तुम राशि, कसम से मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। राशि बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए उसके बगल में आकर बैठ गई और फिर करण ने सभी रस्मों को पूरा करते हुए खुद ही मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। उसने राशि के साथ 7 फेरे भी लिए, उसकी मांग भी भरी और मंगलसूत्र भी पहनाया। ये सब देखकर राशि की आंखें नम हो चुकी थी और वही करण के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। शादी पूरी हो जाने के बाद राशि अपने कमरे में चली गई। अंदर जाती ही वो चौंक पड़ी क्योंकि पूरा कमरा बस कुछ ही घंटों में बेहतरीन तरीके से सजा दिया गया था। ये डेकोरेशन, ये शादी की फर्स्ट नाइट के लिए की गई तुम्हारी तैयारी मेरे लिए सूली चढ़ने जैसा है करण। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इस तरह से होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मेरे इतने बड़े दुश्मन क्यों बने हुए हो। ये कहते हुए राशि सुहाग रात की सेज पर बैठकर रोने लगी। तभी कमरे में करण ने एंटर किया। इतना कह के करण एक अलमारी की तरफ बढ़ा और उसमें से एक फाइल निकालते हुए बोला, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं
इसके हिसाब से मैंने तुम्हारे पापा की कंपनी अब तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम इसकी मालिक हो। और हाँ, तुम कल से ही ऑफिस जाना शुरू कर सकती हो। ये कहकर करण ने फाइल उसके हाथ में रख दी। फिर उसके चेहरे पर से नजर हटाते हुए बोला, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच अभी इन सब चीजों के लिए कोई जगह है। तुम भी आराम से सो जाओ। गुड नाइट। इतना कह के करण उसके बगल में ही लेट गया और दूसरी तरफ चेहरा करके सोने लगा। राशि उसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो सोच रही थी कि फिर करण ने उससे शादी क्यों की। क्या वो उससे कोई बदला लेना चाहता है या उससे प्यार करता था? आखिर क्या है उसका रियल इंटेंशन? तभी करण ने उसकी तरफ देखकर कहा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी वैसा नहीं करूंगा। अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हो रही है तो दूसरे कमरे में जाकर सो सकती हो। करण ने इतना कहा और फिर सो गया। मगर राशि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। फिलहाल वो भी बेड के कोने में सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब नींद नहीं आई तो फिर से उसने करण की तरफ देखते हुए सोचा, आई गेस ये सो गया। अब मैं पूरी डायरी पढ़ लेती हूँ। ये सोचते हुए राशि ने करण की डायरी बाहर निकाल ली और उसे पढ़ने लगी। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद वो शॉक्ड हो गई और उसकी आंखों में एक गुस्सा नजर आने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि फतेह सिंह की बीवी तो घर में रहती नहीं थी और फतेह सिंह को अब किसी औरत की तलाश थी जो उसकी रातों को रंगीन कर सके। इसलिए फतेह सिंह के आदमियों ने करण की मां को चुना। करण की मां को जबरदस्ती फतेह सिंह के बेडरूम में लाया गया। छोड़ दे मेरी माँ को, वरना मैं तुझको मार दूंगा। ये पिल्ला यहाँ कैसे घूम रहा है? ले जाओ इसे बाहर। फतेह ने अपने आदमियों से कहा, पकड़ो इसे, हड्डियां तोड़ दो इसकी। लेकिन छोटे से करण ने एक फ्लावर पॉट उठाया और फतेह सिंह का सर फोड़ दिया। फतेह के आदमियों ने करण को पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। करण किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। इतना कुछ पढ़ने के बाद राशि ने नम आंखों से करण की तरफ देखा। अब उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत सी पैदा होने लगी। उसने करण की तरफ देखते हुए खुद से कहा, मुझे माफ कर दो करण। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि तुमने पापा के ऊपर हाथ उठाया और फिर उनके आदमियों ने तुम्हें पीटा। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ और तुम अभी तक ये समझ रहे हो कि मुझे पूरा सच पता था, इसलिए तुम मुझसे भी नफरत करते हो। राशि नम आंखों से सोते हुए करण को देख रही थी। तभी अचानक ही करण ने करवट ली तो राशि ने झट से डायरी को कबर्ड में रख दिया। मगर तुमने ये रास्ता कैसे पकड़ लिया करण? आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब मैं उस इंसान को, अपने बाप को कुछ भी वापस नहीं करने वाली। मैं तुम्हारे साथ हूँ करण। राशि ने एक लंबी सांस ली और फिर बेड के कोने में सो गई। करण के भागने के बाद फतेह सिंह ने उसके माँ बाप के साथ फिर से गलत करने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन उन्हें नौकर बनाकर अपने पास ही रखा। और फिर आज वो इलेक्शन लड़कर सांसद भी बन चुका था। इधर दूसरी तरफ फतेह सिंह अपने राष्ट्रीय बंगले के अंदर बैठा अभी भी गुस्से की आग में जल रहा था। वो शराब का गिलास गुस्से में नीचे फेंकते हुए बोला, आखिर कौन है ये करण जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे? वो गुस्से में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसके बंगले के बाहर एक कार आकर रुकी। उसके अंदर से दारा बाहर निकला। उसने फतेह सिंह के आदमियों से कहा, अपने मालिक से बोलो कि दारा आया है, उनसे मिल ले। अगर वो मेरे साथ देंगे तो उनके दुश्मन को हम मिलकर खत्म कर सकते हैं। नौकर ने जब ये बात जाकर फतेह सिंह को बताई तो फतेह सिंह सोच में पड़ गया। दारा? क्या ये वही मशहूर ड्रग डीलर दारा है? बुलाओ उसे।
अगले ही पल दारा को अंदर बुलाया गया। उसे देखते ही दारा ने कहा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा फतेह साहब, बस कुछ याद दिलाने आया हूँ। आज से करीब 15 साल पहले आपके आदमियों ने एक लड़के को बहुत मारा था क्योंकि आपने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। क्या वो कारण आपको याद है? यह सुनते ही फतेह सिंह को एक झटका सा लगा। पल भर में ही उसका नशा चूर चूर हो गया।